हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये अर्थव्यवस्था का पार्ट 3 है। आप इससे पहले के पार्ट चैनल पर जाकर जरूर देखिए। और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ, इसका कथन एक है, घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। हमारे यहाँ ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं कि घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए होता है। ठीक है, आंसर आएगा सी। व्याख्या देखते हैं इसकी। सरकारी ऋण स्टेटस पत्र द्वारा निम्नलिखित खंड आंतरिक ऋण के घटकों का विवरण प्रदान करता है। बाजार ऋण दिनांकित प्रतिभूतियां राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन हैं। वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रमशः अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर, मार्च को कवर करने वाले 2 छमाही जारी कैलेंडर के अनुसार नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अब देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो से एक क्वेश्चन आया था। क्या पूछा था? आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का बीबीबी का चेयरमैन होता है। आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। और सेकंड है, बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। फिर पूछा था, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन की योजनाओं को विकसित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पे तीनों कथन जो हैं वो सही है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन की सिफारिश करता है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने की योजना बनाने में मदद भी करता है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां देखते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति एक गठित होती है जो क्या करती है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की नियुक्ति समिति का गठन करती है। और क्या नियुक्ति समिति, हाँ, इसके अध्यक्ष का गठन करती है। ठीक है, और बीबीबी के सदस्य वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, परिवर्तनीय बॉन्ड एक्सचेंजेबल बॉन्ड के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? चूंकि बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे हमारा कौन सा दोनों क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी में बदला जा सकता है, इसीलिए परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आते हैं। और इक्विटी में बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से जुड़ाव देता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। परिवर्तनीय बॉन्ड जोखिम और पुरस्कार का संतुलन करते हैं। निवेशक बॉन्ड रखते समय ब्याज भुगतान पाते हैं। अगर कंपनी का शेयर अच्छा प्रदर्शन करता है तो निवेशकों को इक्विटी में बदलने का विकल्प मिलता है। ठीक है, ये इसके और भी बाकी एक्सप्लेनेशंस हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए हमसे स्किप करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना बैंक, ये क्या है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, निवेश बैंक। प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं भारत इसमें से किसका सदस्य है। तो भारत के किसका, शंघाई का भी है और एशियन अवसंरचना डेवलपमेंट का भी है, और किसका है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, तीनों का सदस्य है। ठीक है, भारत। देखते हैं हम एक एक करके इनके बारे में। एशियाई अवसंरचना बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका एशिया में सामाजिक और आर्थिक मिशन एशिया परिणामों को सुधार देता है। इसका उद्देश्य लोगों, सेवाओं और बाजारों को जोड़ना है जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और स्थायी बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है, और क्या है, शंघाई सहयोग संगठन?
इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 2017 में इसका संचालन शुरू हुआ था। बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, भारत, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ने बीजिंग, चीन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग का ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी लागतों को शामिल नहीं करना। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ये किसी कंपनी द्वारा ना जारी किया जाता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली है, ठीक है, और क्या करते हैं वो धोखा देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन वॉशिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। ग्रीन वॉशिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के क्रेडेंशियल के बारे में अंतरजित भ्रामक या निराधार दावे उत्पन्न करके उत्पाद के प्रति जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। कंपनियां अस्पष्ट या भ्रामक लेबल का इस्तेमाल करती हैं। अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग का फायदा उठाना भी ग्रीन वॉशिंग है। जैसे हम एगमार्क के निशान से क्या जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट क्या है, पूरा वेज है, वेजिटेरियन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जिसमें नॉन वेज यूज हुआ है कहीं ना कहीं से, और उसमें अगर वो ग्रीन एग मार्क का दे रहा है, उसको रेड एग मार्क का देना है, लेकिन अगर वो नॉन वेज यूज प्रोडक्ट में ग्रीन एग मार्क दे रहा है, तो ये वो क्या कर रहा है, जनता को धोखा दे रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, ग्रीन वॉशिंग का एक उदाहरण देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। कथनों में से क्या सही है? हमारा तीनों यहाँ जो है वो कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व तो महासभा में होता है, जिसे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय बन जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क में महासभा हॉल में मिलती है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजटीय मामलों पर महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राष्ट्रों, अंतर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा ने फैसला लिया है कि पर्यवेक्षक का दर्जा राष्ट्रों और अंतर सरकारी संगठनों तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। कथन 2 भी सही है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष सभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। स्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्रों और कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कथन 3, यहाँ पे सही हो गया, तो हमारे तीनों कथन सही है, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप विद्यालय आईएएस को आज ही सब्सक्राइब करें। विद्यालय आईएएस परिवार से जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा को एक सही दिशा दीजिए। धन्यवाद।